एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, सर मेरे हस्बैंड पहले बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और झगड़ा करते हैं और फिर मेरे कुछ कहने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बेचारे बन जाते हैं और फिर मेरी शिकायत मेरे इन लॉज से करते हैं और फिर मेरे इन लॉज मेरे खिलाफ मेरे हस्बैंड को भड़काते हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई पहले एग्रेसिव होता है, एग्रेशन का सहारा लेता है और झगड़ा करता है और अपने झगड़े को, अपने एग्रेशन को बिल्कुल भूल करके आपके कुछ भी बोलते ही तुरंत विक्टिम आइडेंटिटी एज्यूम कर लेता है, जैसे कि वो बहुत बेचारा हो और उसके साथ बहुत गलत हो गया हो, तो ये एक सीवियरली ईगोइस्टिक व्यक्ति के लक्षण है। अब इस तरीके के जो सीवियरली ईगोइस्टिक व्यक्ति होते हैं, ये क्यों ऐसी विक्टिम आइडेंटिटी एज्यूम करते हैं, एकदम से बेचारे कैसे बन जाते हैं? पहले एग्रेशन करते हैं और उसके बाद फिर एकदम से बेचारे बन जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, इससे उनको दो फायदे हैं। पहला फायदा तो उनको ये है कि ये आपको कंट्रोल में रखने के लिए काम आता है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव पैदा करता है इससे। और दूसरा इसका फायदा ये है कि दूसरे लोगों का सपोर्ट लेकर के ये अपने ईगो को भी इंटैक्ट रख पाता है। तो इसलिए एक विक्टिम आइडेंटिटी अचानक अज्यूम कर लेने से आपको कंट्रोल में रख पाता है और अपने ईगो को इंटैक्ट रख पाता है। और सीवियरली ईगोइस्टिक व्यक्ति अपने ईगो को हमेशा इंटैक्ट रखने की कोशिश करता है, तो इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। अब अगर थोड़ा ईगोइस्टिक, उस व्यक्ति की ईगोइस्टिक होने की निगाह से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा उसका करना बड़ा नेचुरल ही है, क्योंकि आपको कुछ समझता नहीं है। ईगोइस्टिक व्यक्ति दूसरे को कुछ नहीं समझता, आपको कुछ समझता नहीं है, तो आपको, जब आपको कुछ समझता नहीं है तो आपके ऊपर किए गए एग्रेशन को या किए गए गुस्से को नोटिस ही नहीं करता, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि ध्यान देने की कभी जरूरत ही नहीं महसूस करता, क्योंकि आपको कुछ समझता ही नहीं, तो अपने एग्रेशन की तरफ कोई ध्यान देता नहीं। और दूसरी बात, चूंकि आपको वो कुछ समझता नहीं है, तो इसलिए आपकी तरफ से किसी रेजिस्टेंस को कभी वो एक की अपेक्षा ही नहीं करता, आपकी तरफ से किसी रेजिस्टेंस की उम्मीद ही नहीं करता। और जब आपका रेजिस्टेंस आता है या आपने कोई विरोध किया या आपने कोई बात की, तो उसे लगता है ये कैसे हो गया, तो वो एकदम से विक्टिम आइडेंटिटी अज्यूम कर लेता है, कहता है ये कैसे हो गया, एकदम से बेचारा बन जाता है। उसे लगता है ऐसा आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, उसकी मजबूरियां थी और ये वो, उसके बाद आपने ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि चूंकि वो उम्मीद नहीं करता था कि आप कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने बोल दिया, तो उससे वो अपने विक्टिम आइडेंटिटी एज्यूम कर लेगा। तो ये बड़ा ही नेचुरल बिहेवियर है। जैसे आप जमीन पर चलते हैं, तो जमीन को कुचलते हुए चलते हैं, तो आप कभी भी ये ध्यान नहीं देते हैं कि आप जमीन को कुचलते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जमीन कुचलने के लिए ही बनी है। अब अगर मान लीजिए जमीन ने कभी कोई अचानक गड्ढा सामने खड़ा कर दिया और आप उस गड्ढे में गिर गए, अब आप चिल्लाने लग गए, हर तरफ शिकायत कर रहे हैं कि अरे ये तो मैं गिर पड़ा, देखा जमीन में कितना बड़ा गड्ढा है, जमीन में ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ये कैसे गड्ढा है। अब आप चिल्लाने लग गए, तो जमीन ने थोड़ा सा आपको सबक सिखा दिया, तो आप इतना नाराज हो गए, जबकि आप जमीन को इतना कुचलते रहते हैं, इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका कारण यह है क्योंकि जमीन को लेकर के आपका एटीट्यूड ईगोइस्टिक है। जैसे शास्त्र में हमारे, और जो हमारे ऋषि मनीषी हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, पृथ्वी पर पैर भी बड़े प्रेम से रखते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर को कुचलने से पृथ्वी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारा जो एटीट्यूड है वो पता चलता है, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल, हमारी अवेयरनेस का लेवल पता चलता है। तो अगर हमारी अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई है, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत हाई है, तो हम पृथ्वी को भी नहीं कुचलेंगे, क्योंकि पृथ्वी के दर्द को हम महसूस करेंगे। तो जब हमारी अवेयरनेस का लेवल हाई होता है, तो हम ईगोइस्टिक नहीं हो सकते, तो हम किसी को भी नहीं कुचलते। तो इस एक उदाहरण से आपको पता चल सकता है कि जब आप ध्यान ही नहीं देते हैं, जब आपको लगता है कि पृथ्वी कुचलने के लिए ही बनी है, तो आप जब ध्यान ही नहीं देंगे पृथ्वी को कुचलने का, तो आपको पृथ्वी के दर्द का कोई एहसास नहीं। और अगर पृथ्वी ने कुछ कह दिया, पृथ्वी ने गड्ढा सामने खड़ा कर दिया या कोई अवरोध पैदा कर दिया और आप गिर गए,
चोट लग गई आपको तो आप चिल्लाने लग गए कि हम कैसे गिर गए, ये कैसे गड्ढा आ गया यहाँ पे, ये कैसे अवरोध आ गया। तो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन को वहां पर ट्रांसपोज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका हस्बैंड भी ये उम्मीद कर रहा है कि आपको तो किसी भी तरीके से वो आ, आपकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। वो जैसा व्यवहार कर रहा है वो उस पर कोई रेजिस्टेंस आना ही नहीं चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस आ गया तो वो अपना ओवर रिएक्टिव हो गया और विक्टिम आइडेंटिटी एज्यूम कर लिया। अब जहां तक ये विक्टिम कार्ड खेलने का सवाल है, तो ये विक्टिम कार्ड कई तरीके से खेला जा सकता है। जैसे मान लीजिए वो ये कहे कि अरे भाई हम कोई यूट्यूब पे लेक्चर थोड़ी सुनते हैं, हमने हम कोई तुम्हारी तरह ऐसा थोड़ी है कि गुरुजी की बातें सुनते रहते हैं और समय खराब करते हैं। हमने जीवन में स्ट्रगल किया है, मैंने सुपर हीरो की तरीके से काम करता हूँ, सुपर हीरो की तरीके से स्ट्रगल करता हूँ, कोई लेक्चर थोड़ी सुनता हूँ। और मेरी हालत खराब हो गई है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, हालत खराब है मेरी, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब पे लेक्चर देखता हूँ और समय खराब करता हूँ। तो देख रहे हैं, ये बात करने का एक तरीका है। देखिए इसमें विक्टिम आइडेंटिटी अज्यूम कर रहा है वो व्यक्ति, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, बेचारापन दिखा रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, अलग थलग पड़ गया हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, टूट गया हूँ। विक्टिम आइडेंटिटी दिखा रहा है, लेकिन विक्टिम आइडेंटिटी दिखाने का तरीका देखिए, अपने आप की सुपीरियरिटी को भी प्रूव कर दे रहा है कि मैं सुपर हीरो हूं। आप बेवकूफ हो जो लेक्चर सुनते हो, आप बेवकूफ हो जो यूट्यूब पे किसी का लेक्चर सुन करके अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, आप बेवकूफ हो। तो अपनी सुपीरियरिटी को भी दिखाने की कोशिश, तो ऐसे लोग जानते हैं विक्टिम आइडेंटिटी तो रखते हैं, लेकिन विक्टिम आइडेंटिटी भी इस प्रकार से रखते हैं ताकि उनकी सुपीरियरिटी बढ़े। और जैसे ही आप इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाते हैं तो इनकी स्ट्रैटेजी यही होती है, ये सीधे आपके ऊपर लगाए गए इल्जाम, आपके द्वारा लगाए गए इल्जाम को डिनाई कर देते हैं। आपने कहा कि भाई ये कैसे किया आपने, तो कहा ये कोई चीटिंग थोड़ी है, आपने कैसे कह दिया कि ये चीटिंग है, आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये चीटिंग है। मुझे तो ये बहुत सुन करके आघात पहुंचा है कि आपने इसको चीटिंग कह दिया, और मैं तो बिल्कुल इनकंसोलेबल हूँ, मुझे तो बिल्कुल मेरा चैन छिन चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने कैसे ऐसा सोच भी लिया कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ, और बिल्कुल आपको सॉरी कहना चाहिए, तुरंत सॉरी कहिए, और ये आपने बहुत गलत किया, ये दुख तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं आप घबरा जाएंगे, क्योंकि उसने आपको क्या काम किया, आपने पहले जो इल्जाम लगाया उसके ऊपर चीटिंग का, उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, उसको डिनाई कर दिया, और उसके बाद सीधे आपके ऊपर अटैक कर दिया कि आपने ये ऐसा कैसे कह दिया। और उसके बाद फिर उसने पूरी सिचुएशन को ही रिवर्स कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि आपकी गलती है, आपकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं अंदर से टूट गया हूँ, कैसे इल्जाम लगा दिया, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मुझे ऐसा कह दिया, और मैं बिल्कुल इनकंसोलेबल हूँ। तो उसने क्या, विक्टिम आइडेंटिटी अज्यूम कर लिया, सिचुएशन को पहले पलट दिया, रिवर्स कर दिया, उसका विक्टिम आइडेंटिटी अज्यूम कर दिया। अब आपके ऊपर फिर अटैक भी शुरू कर दिया, ऑफेंड करना शुरू कर दिया आपको, और बार बार ये कहने लग गया कि आपको सॉरी कहना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए। और आप घबरा गए, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो इस तरीके के लोग इस तरीके से काम करते हैं, एकदम से टेबल टर्न कर देते हैं आपके ऊपर, और आप घबरा जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। या फिर ये लोग एक और टेक्निक का सहारा लेते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो काम खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम आपके ऊपर लगा देते हैं, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। तो अपनी ही गलती को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपको छोड़ के जा रहे हैं डिस्कशन के बीच में, तो आपके ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि आप छोड़ करके जा रहे हैं। ये कोई गलती करेंगे तो उसका इल्जाम आपके ऊपर लगा देंगे। ऐसा इल्जाम ऐसा नहीं है, ये जानबूझ करके भी लगाते हैं और अनकॉन्शियसली भी लगाते हैं। अनकॉन्शियसली इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये तो आपको कुछ समझते ही नहीं है, अपने सेल्फ का ही एक्सटेंशन आपको समझते हैं। तो जो अपनी कमियां हैं इनके अंदर, उन कमियों की प्रिक को, उसके कांटे को महसूस ना करें, इसलिए अपनी कमियों को आपके ऊपर डोनेट कर देते हैं। तो अपनी कमियों का इल्जाम आपके ऊपर लगा देते हैं, और आप, वो खुद छोड़ के जा रहे थे आपको, लेकिन इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया कि आप छोड़ करके जा रहे हैं। और आप भी घबरा जाते हैं, आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही कुछ कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ही कोई गलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इसको इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई इमोशनली इसको ऐसा ऑफेंड कर दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी सही हो, हमसे ही कुछ गलती हो गई हो उसको समझने की। इस तरीके से ये आपको कंफ्यूज कर देता है। या फिर ये व्यक्ति क्या काम करेगा, आपसे कहेगा कि अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया, लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं रहता है, तुम्हारा काम में मन नहीं लगता, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। इस तरह बार बार आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि आपका दिमाग ठीक नहीं। अब आप घबरा गए,
अपनी ही रियलिटी के ऊपर आपने डाउट करना शुरू कर दिया, और ये विक्टिम आइडेंटिटी फिर अज्यूम कर लिया, पता नहीं इनके साथ हम कैसे रहेंगे, पता नहीं मेरा दिमाग, इनका दिमाग ठीक नहीं है, हमारी जिंदगी तबाह हो गई, फिर इस तरीके का की बात करना शुरू कर दिया। और नहीं तो कभी कभी तो ऐसे लोग ऐसा करते हैं कि ये सीधे ही आपके खिलाफ जो है दुष्प्रचार शुरू कर देते हैं, स्मीयर कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं, आपने जो गलती कभी की ही नहीं उसका इल्जाम आपके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से विक्टिम आइडेंटिटी एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे साथ बड़ा गलत हुआ, और आपको बुरी तरीके से परेशान कर देते हैं। तो इस तरीके से इनकी, इस तरह के व्यक्तियों की चालें होती हैं। अब ऐसे में करें क्या? देखिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपके सामने कोई इस तरीके का इल्जाम लगाए, कोई इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर रखे, विरोधाभासी व्यवहार आपके सामने करे, जो गलती आपने की नहीं है उस गलती का आपके ऊपर इल्जाम लगा दे, और आपके उस खिलाफ एग्रेशन करे, आपको चोट पहुंचाए, आपके दिल को दुख पहुंचाए, और उल्टा इल्जाम ये लगा दे, विक्टिम आइडेंटिटी एज्यूम कर ले कि आप उसके दिल को दुखी कर रही हैं, तो ऐसे में ये तो पूरी तरीके से सफेद झूठ वो बोल रहा है। और जब हमारे बारे में कोई सफेद झूठ बोलता है तब तो हम पिक्चर में ही नहीं रहते। तो आप पिक्चर में ही नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ तो झूठा इल्जाम लग रहा है ना। तो आप जब पिक्चर में नहीं है तो आप क्यों चिंता करते? आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है, आप आप उससे कुछ, आपका उस इल्जाम से लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से झूठा इल्जाम है। आप जब उसमें पिक्चर में नहीं है तो आपको क्या, आपको इससे दिक्कत हो सकती? एक बार मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट था, उस असाइनमेंट में गया, तो उसमें मेरे एक जानने वाले थे, तो वो उसके इंचार्ज थे, तो वो उसमें कुछ कर रहे थे, और उनसे कुछ बड़ी भारी गलती हो गई, और उस गलती होने की वजह से वो बहुत घबरा गए, और उन्होंने जो है गेस्ट हाउस चले गए, वो यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस चले गए, और वहाँ गेस्ट हाउस में जाकर के वो रुक गए। और चूंकि वो मेरे जानने वाले थे, इसलिए मुझे उनके काम को टेक ओवर करना पड़ा, हालांकि मैं उनसे जूनियर था, तो मुझे उनके काम को टेक ओवर करना पड़ा। और जब मैंने उनके काम को टेक ओवर कर लिया तो मुझे ही उनके काम की जो गलती हो गई थी उसकी जिम्मेदारी को ना चाहते हुए भी हर जगह एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, ये हम ही लोगों की गलती है, हम ही लोगों की गलती है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा गाली गलौज हुआ मेरे खिलाफ। लेकिन मुझे कोई गाली गलौज का बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये गलती मैंने नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ उनका काम एज्यूम किया था। गाली लेकिन सारी मुझे पड़ी। तो जब मैं उस पिक्चर में नहीं हूं, मेरी गलती नहीं है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि दूसरे लोग मुझे गाली दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो वो गाली मैं ले ही नहीं रहा हूं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, तो मैं कैसे गाली का बुरा मान सकता हूं? ये बात अलग है कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो ऐसे ही आप पिक्चर में कहाँ हैं? आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपको तो सिर्फ गालियां पड़ रही हैं, आप परेशान हैं। तो जब आप पिक्चर में नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। बेकार में डिफेंसिव होने की भी क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि ताजमहल का रंग हरा हो, हरा होता है ताजमहल का रंग, ताजमहल का रंग हरा है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर आपकी गलती है अगर आप इस बात को लेकर के परेशान हो जाएं कि ताजमहल को हरा क्यों कह दिया, ताजमहल तो सफेद है, ऐसा लेके अगर आप ऐसा सोच के परेशान हो जाएं तो ये आपकी गलती है। ताजमहल का रंग सफेद है, ये सबको पता है, तो अगर कोई उसको हरा कहता है तो उसे कहने दीजिए, उससे फर्क क्या पड़ता है? जब आप ऐसे एटीट्यूड को रखते हैं तो इसका मतलब आप जो है थोड़ा सा फैक्चुअली अपनी लाइफ को देख रहे हैं, थोड़ा डिटैचमेंट के साथ जी रहे हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली लाइफ को जी रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने आप को एक्यूज ना करें, क्योंकि आप पिक्चर में नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल नॉर्मली लें और डिटैचमेंट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अब ये डिटैचमेंट को थोड़ा प्रैक्टिस करना जो है तब और ज्यादा आसान हो जाता है जब आप थोड़े से अपने एक्सपीरियंस को लिखना शुरू करिए। आप लोग सोचते हैं कि लिखने से कुछ होता नहीं है। लिखने से बहुत कुछ होता है। लिखने से आप बहुत सारी ऐसी बात समझते हैं जो आप इमेजिन करके नहीं समझ सकते। तो आप उसको बार बार लिखिए, उन्होंने जो कहा, जैसे उनका बिहेवियर है, उस बिहेवियर में एक पैटर्न आपको, उसको नोट करिए। फिर आपको बिहेवियर में एक पैटर्न नजर आ जाएगा कि ये बार बार इस तरीके का इल्जाम ये व्यक्ति लगाता है, बार बार इस तरीके का बिहेवियर रखता है। तो आप उसके बिहेवियर के मैकेनिज्म को समझ जाएंगे कि किस प्रकार का ये व्यवहार करता है। जब आप ठीक से उसको समझ जाएंगे, उसके व्यवहार को, तो बस आप उसके अंदर के एक पैटर्न को देख लेंगे।
और जब पैटर्न को आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ देखा इसका ये पैटर्न आना शुरू हो गया, और तब आप उसके उस पैटर्न को सीरियसली लेना बंद कर देंगे, अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बंद कर देंगे, ज्यादा ऐसी बातों को इमोशनली लेना बंद कर देंगे। फिर हम सबको अपनी लाइफ में कुछ रूल्स भी बनाने होते हैं, आपको भी अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाने होंगे। आपको अपने अंदर ये डिसाइड करना होगा कि क्या चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल है, क्या चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रूल पहले अपने लिए बना लीजिए। अभी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उस रूल को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप पहले रूल तो बनाइए कि क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है, क्या आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। पहले इसको लिख लीजिए, इसको ठीक से पहचान लीजिए, और फिर जब सिचुएशन ठीक हो, परिस्थिति ठीक हो, तो आप उसको, ये व्यक्ति को ये बताइए, अपने हस्बैंड को, कि देखो मैंने ये रूल मेरी लाइफ में है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि कोई मेरे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करे या इस तरीके से झूठा इल्जाम लगाए, पहले एग्रेशन करे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलने लग जाए। हो सकता है आपकी लाइफ के रूल को सुन करके उसके अंदर कुछ परिवर्तन आए, और हो सकता है कि परिवर्तन ना भी आए। हो सकता है आपके द्वारा बताए गए रूल को, अपने बारे में, लाइफ के बारे में बनाए गए रूल को लेकर के वो बहुत नाराज हो जाए, एग्रेसिव हो जाए। अगर वो नाराज हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो भी चिंता मत कीजिए। आपने रूल बनाया है, तो रूल के आधार पर ये डिसाइड कीजिए कि कांटेक्ट आपको उस व्यक्ति के साथ कितना गहरा रखना है। अगर वो बार बार आपके रूल को तोड़ता है, आपके द्वारा अपनी जिंदगी को लेकर के बनाए गए रूल्स को अगर बार बार तोड़ता है, तो आपको यह अधिकार है कि आप अंदरूनी तौर पर ही सही उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट को हल्का करते चले जाएं और डिस्टेंस को क्रिएट करते चले जाएं। अंदर से ही साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर लें, रिलेशनशिप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे कम करते चले जाएं। और अगर वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम करने को लेकर के भी नाराज है, और कांटेक्ट को चेंज करने में, कांटेक्ट में को डाइल्यूट करने में, कांटेक्ट में डिस्टेंस बनाने के लिए भी आपको नहीं प्रयास करने दे रहा है, इतना ज्यादा एग्रेसिव है, आपको इतना ज्यादा घेर लेता है, वायलेंट है, तो भी चिंता मत कीजिए। सिर्फ रूल्स ही नहीं है आपकी लाइफ के जो कि कांटेक्ट को मैनेज करने में मदद करते हैं, आपकी नॉलेज भी आपके कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने में मदद करती है। तो आप अपनी नॉलेज को खूब बढ़ाइए। जैसा मैं वीडियो बनाता हूं जिसमें टेक्निक्स जो बनाता हूं, उन टेक्निक्स को ठीक से स्टडी कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, तो आप कॉन्टैक्ट को मैनेज करना आ जाएगा आपको। कॉन्टैक्ट को एसेंशियली मैनेज करना क्या होता है? कॉन्टैक्ट को मैनेज करना यही होता है कि आप उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना ज्यादा ना करें, उतना ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट करें जितना कि आपके लिए जरूरी है। तो इस प्रकार अपनी लाइफ के कुछ रूल्स निश्चित रूप से डिसाइड करने चाहिए आपको, और उसके आधार पे अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर कितनी इमोशनल डेप्थ होनी होनी चाहिए, उस इमोशनल डेप्थ को आपको तय करना चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कि रिलेशनशिप में अगर व्यक्ति ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, तो फैक्ट के आधार पर बात करने की आदत डालिए। ज्यादा मत फिर बोलिए, फैक्ट के आधार पर बात करिए। बेवजह की चीजों के ऊपर डिस्कशन मत कीजिए। जो बहुत ज्यादा जरूरी हो उन्हीं चीजों के बारे में बात कीजिए, इधर उधर की चीजों के बारे में बात ना कीजिए। बात को बहुत ही फोकस्ड और फैक्चुअल बना दीजिए, और इस प्रकार आप पाएंगे कि आप अपने आप को इमोशनली सुरक्षित रख पाते हैं। और आप ये देखिए कि कब कब आप नो कांटेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो नो कांटेक्ट को भी प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। ऐसे व्यक्तियों से कांटेक्ट रखते हुए भी हमें बीच बीच में कांटेक्ट में ब्रेक देना पड़ता है, तो वो ब्रेक देने की आदत डालिए, ताकि आप अपने आप को एक इमोशनल ब्रेक दे सकें। तो इस तरीके से आप जब इस पूरी सिचुएशन को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये परिस्थिति क्यों आपके सामने उभर रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये परिस्थिति आपको भगवान ने इसलिए दी है ताकि आप अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना सीख जाए। आप किसी बुरी परिस्थिति में कितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कंट्रोल करना सीख जाए, तो उसको कंट्रोल करना सीखिए। और मैंने जाप करने की टेक्निक बताई है, उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उन टेक्निक्स के ऊपर आप लोग थोड़ा वर्क करना शुरू कीजिए। टेक्निक के ऊपर वर्क नहीं करते हैं अगर आप, तो फिर आप बार बार दुखी होते हैं। तो टेक्निक की शुरुआत कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जाप करने की जो मैंने टेक्निक दी है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, उस लिंक को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, और आप पाएंगे कि आप अगर जाप करते हैं
तो आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में जो भी बुरी परिस्थितियां आती हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप जब अपने इमोशंस के थर्मोस्टेट को ठीक से मैनेज कर पाएंगे तो इस तरीके की परिस्थितियां अगर होती भी हैं तो आपके ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मेरे एक जानने वाले हैं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत ही एग्रेसिव थे, सीवियरली इगोइस्टिक थे और एक नार्सिसिस्ट थे। उनसे हर व्यक्ति परेशान था जो भी उनसे जुड़ा जुड़ा हुआ था, लेकिन उनको एक ही व्यक्ति ठीक से मैनेज कर सका और वो थी उनकी पत्नी। उनकी पत्नी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था और उनके इस एग्रेशन का जरा भी बुरा प्रभाव उनकी पत्नी के ऊपर नहीं पड़ता था। उनके सीवियरली इगोइस्टिक होने का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि पत्नी ने जो है अपने अस्तित्व के स्तर को ही उनसे ऊंचा कर लिया था। तो उनकी हरकतों का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर नहीं पड़ता था। वो अपनी डिग्निटी के साथ हमेशा रहती थी और ना सिर्फ खुद रहती थी, उन्होंने अपने पिताजी को भी बुला लिया था अपने साथ रहने के लिए। पिताजी भी रहते थे, पिताजी का अपमान भी करता था वो, लेकिन पिताजी के अपमान करने के बाद भी पिताजी को भी समझा दिया था और दोनों मजे से आराम से रहते थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और ये चिल्लाते रहते थे। तो अगर ऐसे व्यक्तियों को आप टेक्निक से मैनेज करते हैं तो ऐसे चिल्लाते रहेंगे, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे वो मैनेज कर सकते हैं वैसे आप भी मैनेज करिए।